हाँ, तो दोस्तों मेरा नाम रोहन है। मैं एडब्ल्यूएस में एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप एपनायर के साथ कैसे आसानी से कंटेनर चला सकते हैं या कैसे चलाना है। जैसे कि आपने पिछले सेशन में देखा, सोजॉय ने बताया आपको कि आप इमेज बिल्ड कैसे करते हैं, आप कोड कंपाइल कैसे करते हैं, आप डॉकर फाइल कैसे सकते हैं। तो किसी ने पूछा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि डॉकर फाइल कौन लिखेगा। सुजॉय ने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो आपकी हेल्प करते हैं डॉकर फाइल लिखने में, पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप अगर आप डेवलपर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ अपना कोड लिखें और वो आपको कंटेनर बना के इसको रन करके सब कुछ करके दे। तो वो जादू की छड़ी जो सुजॉय ने बोली, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। तो ये एक डिस्क्लेमर है, मैं मेरे सारे व्यूज ये मेरे हैं, मेरे कंपनी के नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अमन ने प्रेजेंटेशन दी और सुजॉय ने प्रेजेंटेशन दी। उसमें आपने देखा कि कंटेनर क्या है, कंटेनर क्यों यूज करते हैं। तो हम यहाँ तक तो हमें पता है कि हम कंटेनर क्यों यूज करते हैं, उससे हमें क्या सहायता मिलती है और कैसे करते हैं। तो अगर कंटेनर चलाना हो, अगर हम शॉर्ट में देखें, तो हम सोर्स कोड लिखते हैं, फिर हम कोड को कंपाइल करते हैं, हम डॉकर फाइल लिखते हैं, फिर हम उस डॉकर फाइल को बिल्ड करके डॉकर इमेज बनाते हैं, और फिर हम इस इमेज को किसी डॉकर होस्ट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं। ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है कि अगर हमें कुछ बदलना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, या हमें कुछ कोड में कुछ चेंज करना हुआ। तो ये प्रोसेस आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं जो स्क्रिप्ट CI/CD से या फिर किसी चीज़ से सब कुछ करके दे आपको। पर फिर भी ये सारे स्टेप्स तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम लोगों से बात करते हैं अपने, और हमें हमें समझ में आया कि कुछ डेवलपर्स होते हैं, उन्हें उनका फोकस होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन डेवलप करें। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई अ, लेना देना ना होना चाहिए, या फिर उनको ये सारे, ये जो हैवी लिफ्टिंग बोलते हैं इसे, कि उनको डॉकर फाइल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्हें इससे इस चीज़ से लेना देना होना चाहिए कि जब वो कोड लिखते हैं तो वो कोड से एप्लीकेशन रन हो और वो पब्लिकली अवेलेबल हो, लोग उसे यूज़ कर पाएँ, है ना? तो आइए देखते हैं कि हम ऐप रनर के साथ कंटेनर कैसे चला सकते हैं। ऐप रनर हमारी कहाँ पे सहायता करता है, ऐप रनर क्या है, हमने इसे क्यों बनाया है और ये कैसे उपयोग करते हैं। तो ये हमारा एजेंडा आइटम है आज का, कि ऐप रनर क्या है, ऐप रनर क्यों बनाया गया है, ऐप रनर उपयोग कैसे करते हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है। हम इन सब चीज़ों में एक-एक करके जाएँगे। ठीक है? तो ऐप रनर क्या है? ऐप रनर एक एडब्ल्यूएस की नई सर्विस है, कुछ महीने पहले ही इसको लॉन्च किया गया है, जो कि वेब ऐप वेब एप्लीकेशंस के लिए या फिर जो एपीआई टाइप के सर्वर्स होते हैं, ऐसी कुछ टाइप की एप्लीकेशंस के लिए को चलाना बहुत सरल कर देता है। आपको इतना सरल अनुभव मिलेगा कि आपको लगेगा कि कंटेनर्स चलाना अब उतना मुश्किल नहीं है। या आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको बिल्ड कैसे करूँगा, इमेज कैसे बनाऊँगा, वो इमेज कैसे चलेगी, कहाँ पे चलेगी, अगर बहुत ज़्यादा लोड आया तो वो इमेज को वो कंटेनर्स की कॉपी कौन बढ़ाएगा, राइट? ये सब आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हम ज और डिटेल में जाने से पहले थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि ऐसी कौन-सी एप्लीकेशंस हैं जो जो बहुत अच्छी हैं और जो बहुत बहुत अच्छे से ऐप रनर पे चल सकती हैं। आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो ऐप रनर पे आप बहुत आसानी से चला सकते हैं या बहुत ही अच्छी तरीके से ऐप रनर पे चल सकती है, वो है वेब एप्लीकेशंस। जैसे कि आपने कोई पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है या फिर अगर आपने कोई नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है, ये सारी एप्लीकेशंस बहुत आसानी से चल सकती हैं, जो कि अ, एचटीटीपी बेस्ड है। मतलब कि जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट बेसिस पे चलती हैं। जो कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस है जो इस बेसिस पे ही चलती हैं, अनलेस कोई स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन हो। और आपकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक एप्लीकेशन पैरेलल में या कॉन्करेंसी हो, जिसमें जो बहुत सारी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती हो। प्लस आपकी एप्लीकेशन स्टेटलेस होनी चाहिए। इसका मतलब कि कोई वो स्टोरेज पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन स्टॉप भी हो जाती है या कुछ
प्रॉब्लम आती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो वापस शुरुआत से स्टार्ट कर सकती है, एक रिक्वेस्ट दूसरे रिक्वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। हालाँकि अगर आगे डिपेंडेंसी है तो आप DynamoDB या कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं स्टेट को स्टोर करने के लिए, बट स्टेटलेस एप्लीकेशंस वाक़ई में सबसे अच्छी होंगी ऐप रनर पे चलाने के लिए। तो ऐप रनर को क्यों बनाया गया है? तो इससे पहले हम देख लेते हैं, ये समझने से पहले कि क्यों बनाया गया है, कि आज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कैसा है। जैसा कि हमें सुजॉय ने, अमनदीप ने बताया कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन चलानी है, तो आप पहले एक वीएम बनाएँगे, फिर आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, आप उसमें आपका जो लैंग्वेज का रन टाइम है, जो भी वो डालेंगे, फिर आप उसपे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद बहुत सारी कॉपीज़ हो सकती हैं आपकी इंस्टेंस की, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन लोड सर्व करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका एक मशीन से काम नहीं होगा, आपको और भी मशीन्स चाहिए पड़ेंगी। तो आप लोड बैलेंसर लगाएँगे उन मशीन्स के आगे, आप ऑटो स्केलिंग लगाएँगे, जिससे कि जो इंस्टेंसेस हैं आपके जिस पे मशीन्स चल रही हैं, एप्लीकेशन चल रही हैं, वो कम या ज़्यादा हो पाएँ। फिर आप कुछ CI/CD लगाएँगे कि अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो वो कंपाइल हो, डिप्लॉय हो। अब मैंने जो बताया ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपका आखिरी उद्देश्य या आपका सिर्फ़ पर्पस ये है कि आपने कोड लिखा और वो चल जाए, राइट? तो AWS में एक एक चीज़ बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कितना काम जवाबदारी AWS की होगी और कितनी जवाबदारी कस्टमर की होगी। आइए देखते हैं। तो जब हमने 2006 में EC2 लॉन्च किया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी AWS की, कि वो हाइपरविजर मेंटेन करेंगे और आपको वीएम मेंटेन करना है। अब उस वीएम पे ओएस, रन टाइम, एप्लीकेशन, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, CI/CD, ये सब कस्टमर को मैनेज करना होता था। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको उतने लो लेवल पे कस्टमाइज़ेशन की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ कस्टमर्स होते हैं या कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनका उनका इतना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता है। तो 2011 में एक और सर्विस थी, इसका नाम इलास्टिक बीनस्टॉक होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको एक ऑर्केस्ट्रेटर मिलता है। ये ऑर्केस्ट्रेटर आपको लोड बैलेंसर मैनेज करने में हेल्प करता है, ये आपको ऑटो स्केलिंग में हेल्प करता है, ये आपको CI/CD में भी हेल्प करता है। पर अभी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, एप्लीकेशन की, लोड बैलेंसर की, CI/CD, ऑटो स्केलिंग, इन सारी चीज़ों की जवाबदारी अभी भी कस्टमर की है। उसे मैनेज करना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो, और उसे ऑपरेट करना है, राइट? फिर कुछ टाइम बाद कंटेनर्स पॉपुलर हो गए। तो कंटेनर्स जैसे कि अमन ने और सुजॉय ने बताया कि एक हाइपरविजर होता है, उसके बाद ओएस होता है, उसमें एक एक कंटेनर इंजन होता है जो कि डॉकर है। फिर उसके ऊपर आप कंटेनर्स चलाते हैं, उस कंटेनर का खुद का एक ओएस होता है, फिर उसकी एक एक रन टाइम होती है और एक एप्लीकेशन होती है। तो ये पूरी इमेज है, इमेज से ये कंटेनर चलता है। तो अब बात आती है ऑर्केस्ट्रेटर की, क्योंकि अब आपको जब आप प्रोडक्शन में चलाएँगे तो आप एक कंटेनर तो चलाएँगे नहीं, आपके पास बहुत सारे कंटेनर्स होंगे। तो उन सबको मैनेज करने के लिए हम ऑर्केस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। तो ऑर्केस्ट्रेटर क्या है? एक ऐसी सर्विस जो आपको कंटेनर्स चलाने में हेल्प करती है। ऑर्केस्ट्रेटर के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि डॉकर स्वम, जैसे कि कुबरनिटीज़, अमेज़न का एक प्रोडक्ट है ECS, EKS। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑर्केस्ट्रेटर्स हैं, और इन सब से आप कंटेनर्स चला सकते हैं, राइट? तो 2015 में एक और सर्विस आई जो अमेज़न ECS है। ECS में आपको एक मैनेज्ड ऑर्केस्ट्रेटर मिलता है। ये ऑर्केस्ट्रेटर आपको मैनेज नहीं करना है, आपको सिर्फ़ बताना है कि मैं इतने कंटेनर्स चलाना चाहता हूँ, और ये ऑर्केस्ट्रेटर आपके लिए वो सारा काम करके देता है। पर अभी भी लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, जो EC2 इंस्टेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें अभी भी आपके अकाउंट में, ये अभी भी कस्टमर की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई इंस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, या उसको पैच करना है या अपडेट करना है, या फिर या कभी डिस्क भर गई है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं। ये आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको मेंटेनेंस करना होता है इन सब चीज़ों का। तो हमारे पास इसके एक और चीज़ है जो 2017 में आई, उसे AWS फारगेट बोलते हैं। फारगेट में लगभग चीज़ें सेम थी। हुआ क्या कि हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी-सी और कम कर दी। अब आपको हाइपरविज़र तो मैनेज करना ही है, आपको इंस्टेंस भी मैनेज नहीं करना है, आपको ओएस भी मैनेज नहीं करना है, आपको ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट वगैरह कुछ मैनेज नहीं करना है। आपको सिर्फ़ अपनी इमेज लेके आनी है, आपको बताना है कि वो इमेज कैसे रन होगी और कहाँ से रन होगी, आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, आप CI/CD देखोगे। ये सारी चीज़ें अभी भी
कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इस केस में फारगेट में एक नया मॉडल आया कि अब आपको इंस्टेंस के लिए पे नहीं करना है, अब आपको पे करना है सिर्फ जो आप कंटेनर चला रहे हो उसके लिए या टास्क जो चला रहे हो उसके लिए, राइट? तो इससे चीज़ें बहुत आसान हो गई। ये एक एक ये सर्वरलेस रे वे बन गया कि अब आपको ओएस वगैरह मैनेज नहीं करना, इंस्टेंस मैनेज नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको चला सकते हो, राइट? तो 2021 में हमने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ऐप रनर। और ऐप रनर में क्या हुआ कि हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम कर दी। जैसे कि अब आपको डॉकर इंजन भी नहीं चलाना, आपको रन टाइम भी मैनेज नहीं करना। जैसे कि आप देख रहे हैं जो एरिया ग्रे होता जा रहा है वो सब मैनेज एरिया है। अब आपको रन टाइम मैनेज नहीं करना है, आपको कंटेनर्स मैनेज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन देखनी है। अब आपको लोड बैलेंसर भी मैनेज नहीं करना है, वो भी मैनेज्ड है। आपको ऑटो स्केलिंग मैनेज नहीं करनी है, आपको सी आई सी डी भी मैनेज नहीं करनी है। तो अब अगर आप देखें कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है आपका वो सिर्फ एप्लीकेशन है, जो एक डेवलपर का एरिया होता है जो डेवलपर को मैनेज करना होता है, राइट? तो ये है ऐप रनर कि अगर आपका एंड गोल ये है कि आपकी एप्लीकेशन एक तरीके से चलनी चाहिए, आप अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाएँ और आपको ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, आप सब ये सब चीज़ें आपको नीचे जाके मैनेज नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली ऐप रनर यूज़ कर सकते हैं और अपना कंटेनर चला सकते हैं, राइट? तो ये तो हमने बात की एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की या फिर एक सर्विस आर्किटेक्चर की, एक सर्विस कैसे चलती है और आप किस-किस लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन देख सकते हो। तो ये सारा एक एब्स्ट्रैक्शन है। EC2 एक हाइपरविज़र का हाइपरविज़र के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन है। फिर कंटेनर्स एक एक जो फारगेट है वो एक कंटेनर इंजन के ऊपर और एब्स्ट्रैक्शन है और एपरनर और भी ऊपर का एब्स्ट्रैक्शन है कि आपको रन टाइम भी मैनेज नहीं करना कंटेनर का, राइट? और ऑटो स्केलिंग और ये सारी चीज़ें मैनेज्ड है। आइए हम देखते हैं कि ऐप रनर कैसे यूज़ होता है, ऐप रनर का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप। तो ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस होती है जिसमें जो डेवलपर्स हैं वो अपना कोड लिखते हैं या फिर वो अपनी इमेज बनाते हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं, वो कोड लिख सकते हैं या कोड से इमेज भी बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक कनेक्शन बनाते हैं। आपका जो जैसे गिटहब में आपने कोड रखा है तो आप गिटहब और ऐप रनर के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। या फिर आप ऐप रनर को परमिशन देते हैं कि वो ईसीआर से आपकी इमेज रीड कर पाए। उसके बाद आप एक सर्विस क्रिएट करते हैं। ये सर्विस एक ऐप रनर सर्विस है, जो जो हमने सारी चीज़ें अभी डिस्कस की कि वो रन टाइम मैनेज करेगा, आपका सीपीयू, मेमोरी, हेल्थ चेक, ऑटो स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। ये हम वो बनाते हैं। उसके बाद आपको एक सिक्योर एंड पॉइंट मिलेगा, जो कि एक्सेसिबल होगा और आपके कस्टमर सीधे उस एंड पॉइंट को टच कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हट गई हैं प्रोसेस से। जैसे कि आपको कुछ बिल्ड नहीं करना है, आपको डॉकर फाइल नहीं लिखनी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ़ कोड बताना है कि मेरा ये कोड है और सर्विस रन हो जाएगी। और अगर आपके पास इमेज पहले से है और आप इमेज तक काम कर सकते हैं, तो आपको उसके बाद भी ऑर्केस्ट्रेटर में या फिर ऑटो स्केलिंग में ये सब कुछ नहीं करना है। सीधे आपकी जो कोड है वो रन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये तो हमने देखा कि क्या प्रोसेस होती है, क्या एक्सपीरियंस है। अब हम देख लेते हैं कि इसका कंप्यूट कैसा लगता है। कि एक इसमें एप्लीकेशन इंस्टेंस होता है, जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई मुझे मेरी जो एप्लीकेशन है वो इतने सीपीयू या इतने मेमोरी के साथ चलेगी। तो अवेलेबल सीपीयू है, 1 सीपीयू तक आप चला सकते हैं, 2 जीबी रैम, 3 जीबी रैम, 4 जीबी रैम के साथ या फिर 2 सीपीयू और 4 जीबी रैम के साथ। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो ऐप रनर है वो कॉन्करेंसी के हिसाब से भी चलता है कि एक एप्लीकेशन कॉन्करेंटली कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है या साइमल्टेनियसली कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, राइट? तो अगर आपने कॉन्करेंसी 10 सेट की है, इसका मतलब जितने भी इंस्टेंस है सब पे 10-10 रिक्वेस्ट जाएगा। मतलब 30 रिक्वेस्ट अगर आ रहा है तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर आपने कॉन्करेंसी 30 रखी है और इंस्टेंस एक रखा है, तो एक इंस्टेंस पे 30 रिक्वेस्ट जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे कि वो कितने रिक्वेस्ट पैरेलली सर्व कर सकता है, राइट? इसके अलावा हम देख लेते हैं कि नेटवर्किंग या स्टोरेज जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐप रनर में जो इनग्रेस होता है, जो एप्लीकेशन तक आने वाले कनेक्शंस होते हैं, वो उसके लिए आपको एक सर्विस यूआरएल मिलती है, जो इंटरनेट फेसिंग होती है। आप इंटरनेट से उस पे हिट करेंगे और ये डायरेक्टली आपकी सर्विस पे पॉइंट करेगा, राइट? इग्रेस मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है, वो पूरा इंटरनेट एक्सेस कर सकती है।
उसके बाद अगर आप एडब्ल्यूएस के पहले से कस्टमर हैं या आपने एडब्ल्यूएस पे पहले से काम किया हुआ है, तो आपको मालूम है कि उसमें आपको कुछ नेटवर्किंग सेट करना पड़ती है, जैसे कि आपको वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाना पड़ता है, फिर आपको उसमें सबनेट्स बनानी पड़ती है, राउटिंग टेबल, एक नेटवर्किंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सब आपको सेटअप करना पड़ता है। पर एपराइनर के साथ आपको वो सब कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अपना कोड देना होता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब अपने आप बनता है, ये मैनेज होता है, ये आपको अकाउंट में नहीं दिखता है कि आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, राइट। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 3 GB तक की डिस्क मिलती है ईच एप्लीकेशन को, और उसके बाद ये जो 3 GB है, इसमें आपकी कंटेनर इमेज भी आती है, और जो स्टोरेज है वो एफीमेरल होती है। एफीमेरल मतलब कि जैसे ये इंस्टेंस जाएगा, ये सारी चीज़ें जो उस पे स्टोर्ड है वो सब चले जाएंगी, वो आपको वापस नहीं मिलेंगी, वो परसिस्टेंट नहीं होती हैं, राइट। तो ये बात हो गई स्टोरेज की। आ जाते हैं हम स्पेशलिटीज पे या विशेषताएं। तो ऑटो स्केलिंग जो मैंने डिस्कस किया पहले, कि अब आपको ऑटो स्केलिंग नहीं करना है, मैनेज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अब आप बता सकते हैं कि भाई अगर 50 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मेरी एप्लीकेशन अगर 50 रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप उसको ऑटो स्केल कर देना। तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम इंस्टेंस मुझे 10 चाहिए, तो रिक्वेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंस्टेंस अपने आप बढ़ जाएंगे 10 तक, और 10 के बाद नहीं बढ़ेंगे। अगर आप 20 करेंगे तो 20 तक पहुंच जाएंगे, और अपने आप ऑटो स्केलिंग मैनेज होगी। इसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, हम डेमो में भी देखेंगे, बाकी डिप्लॉयमेंट्स बहुत आसान हो गए हैं। इसका मतलब अगर आप सोर्स कोड में कुछ भी चेंज करते हैं, और अपना अपने आप चेक कर लेगा, अपने आप देखेगा कि आपने कुछ कोड में चेंज किया है, और अपने आप डिप्लॉयमेंट ट्रिगर कर देगा, एक नया इंस्टेंस आएगा, उस पर सारा ट्रैफिक चले जाएगा, पुराना इंस्टेंस स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पुराना इंस्टेंस स्टॉप हो गया या उसी पे डिप्लॉयमेंट चालू हो गया, तो एक तरीके से रोलिंग डिप्लॉयमेंट टाइप का चालू होगा। उसके अलावा मॉनिटरिंग, जो एक क्लाउड वॉच एक सर्विस है, जिसमें आप लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें आप मैट्रिसेस देख सकते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट आई या फिर अभी मेरी एप्लीकेशन पे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ चैट, अगर कोई सवाल हो तो आप चैट पे डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा जब तक मैं अपना डेमो ले आता हूँ। अभी फ़िलहाल तो कोई सवाल है नहीं, रोहन। आप कंटिन्यू कर सकते हो डेमो से। ठीक है। तो ये एक AWS का कंसोल है। अगर आप जाएंगे ऐप रनर सर्विस देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला ये आ जाएगी सर्विस, और ये वाला पेज खुल जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपको अलग से करने के लिए। तो सिंपल, अगर आपको कोई सर्विस क्रिएट करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इमेज ला के दे दें, और दूसरा तरीका है कि आप बता दें कि ये गेटअप का कोड है, और इस कोड से मेरी एप्लीकेशन चलना है और कंट्रोलाइज करनी है। तो सिंपल तरीका है, हम एक क्रिएट एन ऐप रनर सर्विस पे क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, कि हम रजिस्ट्री बता सकते हैं या फिर सोर्स कोड बता सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्री बताते हैं तो सिंपल ECR में जाके मैं ब्राउज में करके देख सकता हूँ कि जैसे उबंटू है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं उबंटू की इमेज बता सकता हूँ कि भाई ये उबंटू की इमेज मुझे चलानी है और ये लेटेस्ट टैग चलाना है। सिंपल, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, राइट। आप नेक्स्ट करोगे, ये आपको सर्विस का नाम बताना है कि रोहन, आप क्या ज़ूम कर सकते हो आपका स्क्रीन थोड़ा? हाँ, आपका रेज़ोल्यूशन बहुत हाई है तो छोटा दिख रहा है। परफेक्ट, अब दिख रहा है। ठीक है। तो मैं वापस चले जाता हूँ, एक बार वापस दिखा देता हूँ पिछली स्क्रीन को। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि मेरी रिपॉजिटरी है, और ECR में से आपने इमेज बता दी, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया कि मेरे को ubuntu इमेज डिप्लॉय करनी है। मैंने बता दिया कि ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए या ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक करूंगा तो अपने आप देखता रहेगा कि मेरी रिपॉजिटरी में कोई नई इमेज पुश हुई है क्या, और उस इमेज को डिप्लॉय कर देगा। मैनुअल में वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं बताऊंगा कि कब डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक किया मैंने या फिर मैनुअल किया, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट किया, ये सर्विस का नाम डाला, यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे इंस्टेंस का साइज़ क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया, 1 CPU में इतनी ये कॉन्फ़िगरेशन हैं, ऐसे ही 2 CPUs में ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेलेक्ट करनी है वो करना है। मुझे बताना है कि मेरी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे लिसन कर दी है। ये सारे फीचर्स हैं, अगर आप यूज़ करते हैं कोई अलग से कमांड, वो सब। और ऑटो स्केलिंग में आप बता सकते हैं कि भाई
क्या करना है। 100 रिक्वेस्ट आएंगी एक इंस्टेंस पे, अगर 100 से ज़्यादा 101 होती है तो एक नया इंस्टेंस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने आप सेट कर सकते हैं। हेल्थ चेक जो कि लोड बैलेंसर की पार्ट है, सिक्योरिटी और टैग, और नेक्स्ट। बस ये आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। दैट्स इट, आपको सिर्फ इतना करना है। तो डिप्लॉयमेंट का टाइम बचाने के लिए मैं एक और मैंने एक डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, मैं उसको लेके आता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैं एक कंटेनर की बात कर रहा था कि मैं इमेज से कैसे चला सकता हूँ। तो मैंने बस इमेज उसकी उबंटू की जगह यहाँ nginx सेलेक्ट की है, और आप देख सकते हैं ये मेरे को एक एंड पॉइंट मिल गया है। तो अगर मैं इस एंड पॉइंट को देखूंगा तो ये मेरी इमेज चल रही है, सिंपल। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ ऑर्केस्ट्रेशन नहीं करना है, मुझे लोड बैलेंसिंग ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और लॉग्स में जाके मैं लॉग्स देख सकता हूँ कि भाई अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसके क्या लॉग्स है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन ये हमको दिख रही है सारी यहाँ पे कि ये इमेज है और ये इमेज को हम चला रहे हैं, सिंपल। मैट्रिसेस, और आप कस्टम डोमेन भी मैप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रैंडम यूआरएल आ रही है, राइट, जो कि जिसमें मैं अभी हिट कर रहा हूँ। इसकी जगह आप चाहे तो एक कस्टम डोमेन भी मैप कर सकते हैं, और उस डोमेन पे उस डोमेन पे आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपके ऐप रनर सर्विस पे पहुंच जाएगी। आइए एक सेटअप और देखते हैं, जो कि एक गिटहब रिपोजिटरी से। मैं आपको एक गिटहब रिपोजिटरी बताता हूँ। ये मेरी गिटहब एक और बार रिपोजिटरी। एक और बार कमा एक और बार जूम कर लेना, वापस वो अच्छा, आपने रिफ्रेश किया था। हाँ हाँ, सॉरी। ओके, तो ये मेरी एक और, अरे, अब ठीक है। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। हम्म, तो अब मैं एक और सर्विस देखा रहा हूँ जिसमें मैं पहले सीधे कंटेनर यूज कर रहा था, अब मैं गिटहब से एक सोर्स यूज करूंगा। तो इसका इंटरफेस देखते हैं अपन। मैंने क्रिएट सर्विस किया और यहाँ पे एक सोर्स कोड सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने एक कनेक्शन बना रखा है, और इसमें मैं जाके आ, ये मेरी रिपोजिटरी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपल एक्सप्रेस ऐप, ये एक नोड जेएस बेस्ड रिपोजिटरी है। इसमें सिर्फ सिंपल सी एक इंडेक्स फाइल है, एक पैकेज फाइल है। तो ये इसमें मैंने बता दिया कि भाई ये मेन ब्रांच है, ये रिपोजिटरी है, यहाँ से आपको कोड लेना है। मैंने बता दिया कि अब मुझे ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट करना है, जैसे ही कुछ भी अपडेट हो रिपोजिटरी में अपने आप आ जाना चाहिए। उसके बाद मुझे सिंपल रन टाइम बताना है, जैसे कि मैंने नोड जेएस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इसकी बिल्ड कमांड क्या है। मैंने सेलेक्ट किया कि ये रन कैसे होगी एप्लीकेशन, और पोर्ट, बस। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, और यहाँ मेरा काम खत्म हो गया। सर्विस का नाम दे दिया, बस। और आप नेक्स्ट करेंगे तो ये लगभग 3 क्लिक में या 4 क्लिक में ये सारी एप्लीकेशन तैयार हो गई। तो मैंने वापस थोड़ा सा टाइम डिप्लॉयमेंट का बचाने के लिए एक एप्लीकेशन पहले से डिप्लॉय की हुई है, हम देख लेते हैं उसे। तो ये है वो एप्लीकेशन, सेम कोड है ये वाला जो आप देख रहे हैं, सिंपल एक्सप्रेस ऐप। ये मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, और ये इसका एंड पॉइंट है। आप देख रहे हैं इसमें एक्टिविटी हुई है, कुछ मैंने डिप्लॉयमेंट्स टेस्ट किए थे, सर्विस क्रिएट की थी, और ये इसके लॉग्स हैं। आप डिप्लॉयमेंट के लॉग्स देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ था अपने आप, फिर बिल्ड हुआ था, सोर्स कोड पुल हुआ था, और ये सारी चीज़ें हुई थी, और अब आपकी सर्विस रन हो रही है। तो देखते हैं एक बार हम प्रैक्टिकल में कि एक बार ये कैसे होता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये इसकी जो ऐप है अभी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी इसमें सिर्फ हेलो डॉकर वर्ल्ड डाला हुआ है मैंने यहाँ पे। अगर मैं इंडेक्स में चले जाऊँ तो ये, राइट, और यही डिप्लॉय हुआ है और यही आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि इसको अगर मैं यहाँ पे जाके गेटअप में सीधे इसको एडिट कर देता हूँ। मैं डाल देता हूँ इसको हेलो डॉकर, और देखते हैं कि ये कैसे होता है।
मैंने चेंजेस कमिट कर दिए यहाँ पे, राइट। ओके, ऐड चला गया यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। आके हम ये देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक डिप्लॉयमेंट ट्रिगर होना चाहिए, ट्रिगर हो जाना चाहिए अपने आप। जैसे आपने देखा है ऑपरेशन इन प्रोग्रेस लिखा गया है, एक नया डिप्लॉयमेंट चालू हो गया है, और हम डिप्लॉयमेंट के लॉग्स भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि डिप्लॉयमेंट भी आपको आपको सी आई सी डी भी मैनेज नहीं करना है, सी आई सी डी भी ऑटोमेटिकली होगा। तो ये देखा कि हमने सक्सेसफुली पुल्ड सोर्स कोड आ गया है, स्टार्टिंग बिल्ड आ गया है, और 1-2 मिनट के अंदर ये डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। और इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपकी ये वाली एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, ये रिस्पॉन्ड करती रहेगी। तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है, मैं 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, जब तक मैं कुछ क्वेश्चन ले सकता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट पे पोस्ट करिए, मैं उसका आंसर करता हूँ। चैट में फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पर रोहन मेरे साइड से एक क्वेश्चन है। आपने जो रन टाइम्स बताए थे उसमें हम्म। क्या आप बता सकते हो कि कौन से रन टाइम इसमें सपोर्ट है? अभी इसमें एक पाइथन सपोर्टेड है और एक नोड जेएस सपोर्टेड है, और भी जो रन टाइम्स हैं उस पर काम चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है सर्विस। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में ये 2 रन टाइम सपोर्टेड है। ठीक है। एक सवाल है रुद्रा से, हम्म। हाउ टू ऑटोमेट इट? तो ऑटोमेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल, जब आप सर्विस बनाते हैं तब आपको, मैं आपको वापस बता देता हूँ एक जगह पे, कि अगर आप जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है, आप जैसे सर्विस बनाते हैं, आप सोर्स कोड बताते हैं, ठीक है, और आपने बताया कि भाई कौन सी रिपोजिटरी से मुझे कोड उठाना है, जैसे मैंने सिंपल एक्सप्रेस ले ली, ये जगह है जहाँ आप ऑटोमेटिक पे बस क्लिक करना है आपको। इसका मतलब कि जब भी कोई नया डिप्लॉयमेंट आएगा, अपने आप वो पिकअप कर लेगा और उसके बाद वो अपने आप डिप्लॉय कर देगा, आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि हाउ टू सेटअप वीपीसी सी आई डी आर। जैसा कि मैंने बताया कि ऐप रनर एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और एक फुली मैनेज सर्विस है, इसमें आपको वीपीसी सी आई डी आर इन सब चीज़ों का कुछ भी नहीं करना है। आप बस, आपको अपनी एप्लीकेशन बतानी है, और वीपीसी सी आई डी आर ये सब ऑटोमेटिकली बैकएंड में सब कुछ मैनेज है। ये आपके एक तरीके से वीपीसी के अंदर सर्विस ही नहीं है, ये एक पब्लिक सर्विस है। So nothing, you have to manage nothing around CIDR, subnets, routing table, इन सब चीज़ों की आपको कोई टेक केयर करना ही नहीं है। और एक और क्वेश्चन है, ऑल यू डिड वाज थ्रू मैनुअली, आई नीड टू साइन अप ऑन नीड spin बेसिस, spin up. सॉरी स्पिन अप ऑन नीड बेसिस। तो एक ऐसा, इसमें एक ऐसा सिस्टम भी है कि आप बता सकते हो कि एक 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 कंटेनर चलता रहेगा, और अगर वो कोई रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर रहा है तो उतनी देर के लिए आपके जो बिलिंग है उसमें कोई कोई नई बिलिंग नहीं होगी। कंटेनर चलता रहेगा, एक रिसोर्स पड़ी रहेगी, पर अब जब तक उस पर रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, उस पर आपकी बिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। और जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंस्टेंस बढ़ते जाएंगे पीछे, जो ऑटो स्केलिंग है वो मैनेज्ड है, वो अपने आप होती जाएगी, और उसके हिसाब से रिसोर्स प्रोविजन होती जाएंगी। तो ये एग्जैक्टली लेमडा नहीं है, क्योंकि लेमडा में आपको अगेन बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, आपको आ, देखना पड़ता है कि वो कैसे स्केल होगा, कोल्ड स्टार्ट, ये सारी चीज़ें रहती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये उससे और थोड़ा एक सिंपल तरीका है, पर दोनों दोनों प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा फर्क है। ये थोड़ी और सिंपल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्टेड है। तो प्राइसिंग के ऊपर एक एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, उसमें बताया है कि कैसे कैसे सिनेरियोस में कैसे कैसे प्राइसिंग होती है। तो अगर ये हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, हम लॉग्स देख लेते हैं एक बार। ये डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सर्विस स्टेटस रनिंग। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हमारे एंड पॉइंट को। ये देखिए, आपका जो नया कोड है वो लाइव हो चुका है प्रोडक्शन में, और वो चल रहा है। तो बेसिकली आपको AWS की कोई अलग से नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए। आपको दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन कैसे बनी है, कैसे स्टार्ट होती है और कैसे कंपाइल होती है, और बाकी सारी चीज़ें आप ऐप रन पे छोड़ सकते हैं।
तो अगर आप बहुत बहुत अभी बेसिक स्टेप में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़रूर एपरनर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा डेमो। कुछ तो और सवाल है रोहन चैट पे? 1 सेकंड में देख लेता हूँ। Also time check. वो मेरे साइड पे प्रॉब्लम था क्योंकि जनरली ये ब्लू ग्रीन आप समझ लीजिए या फिर डिप्लॉयमेंट टाइप का होता है अ, जब कोई अ, जब कोई नया डिप्लॉयमेंट होता है तो एक नया इंस्टेंस आता है और फिर वो रिप्लेस हो जाता है लॉन्ग। नहीं, एक क्वेश्चन है कि कैन वी इंटीग्रेट ऐप रनर कंटेनर्स विद एग्जिस्टिंग ईसीएस सर्विसेज? नहीं, ईसीएस एक अपने आप में एक फुल फ्लेज सर्विस है जिसमें आप सब कुछ मैनेज करते हैं। आप बताते हैं कि मुझे कंटेनर कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए। तो ये सारी रिसोर्सेस है जिस पे आप जाके देख सकते हैं। आप किसी ने मुझे प्राइसिंग का पूछा था तो आप इस रिसोर्स पे जाके देख सकते हैं कि किस किस सिनेरियोज में क्या प्राइसिंग है। आपको अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस रिसोर्स पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। मैंने जो 4 स्टेप्स फॉलो किए वो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर एक एक पूरी वेबसाइट है जिसमें एक वर्कशॉप बना के दी गई है कि आप अगर आप अपनी जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ये सिंपल सी एक वर्कशॉप वेबसाइट है जिसमें गेटिंग स्टार्टेड, वर्किंग ऑन एप, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है रोहन, टाइम को देखते हुए अपने मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉक। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और ये आपको अपनी कंटेनर जर्नी में आसानी मदद करेगा। थैंक यू एवरीवन।